हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल समाचार, कैसे हैं आप सब। बहुत ही मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और शानदार होंगे। दोस्तों मेरे हिसाब से बायोलॉजी और बॉटनी में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है और यहां तक जितना भी अपने लास्ट क्लास तक पढ़ लिया, आपको कैसी भी कोई भी दिक्कत आई थिंक नहीं होगी। मैंने बस शुरू से आपसे एक ही बात कही है, मैंने कहा बस मेरे लेक्चर आप बहुत ध्यान से देखते रहना। कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए जिस टॉपिक के अंदर आपको लगे कि यार ये चीज तो मुझे आती ही नहीं है। और ऐसा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेरे हर एक पॉइंट और हर एक लाइन को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। फिर एक और जो रटने वाली बात होती है ना दोस्त, जो लगता है कि नहीं यार ये वाला टॉपिक तो रटना पड़ेगा, वो रटने वाली जो बात है ना वो खत्म हो जाती है। सो बस मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है आपको, हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से देखना है, समझना है और ये बात बस जान लेनी है कि बस एक बार ये टॉपिक हर्षित सर ने पढ़ा दिया, उसके बाद हमें इस टॉपिक के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों चलिए जरा आगे चलते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस टॉपिक के अंदर हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की थी वो क्या थी, वो थी कोशिका चक्र के बारे में। मैंने आपसे ये वाली बात बहुत अच्छे से पहले वाले लेक्चर में ही बोली थी कि कोशिका चक्र सच में क्या होता है। जहां पे पहला और आखिरी एक ही होगा वो कोशिका चक्र होगा। और कोशिका चक्र के अंदर हम दो प्रावस्था मानते हैं, एक होती है अंतरावस्था, एक होती है एम प्रावस्था। अंतरावस्था का मतलब एक ऐसी प्रावस्था होती है जिस प्रावस्था के अंदर कोशिका अपने आप को तैयार करती है विभाजन के लिए, और एम प्रावस्था में कोशिका विभाजन कर लेती है। अंतरावस्था को हम आगे जाके तीन भागों में बांट लेते हैं, जिसमें पहला होता है जिसे हम बोलते हैं जीवन प्रावस्था, दूसरा होता है एस प्रावस्था और तीसरा होता है G2 प्रावस्था। जीवन प्रावस्था में कोशिका अपने आप को तैयार करती है एस प्रावस्था के लिए, और G2 प्रावस्था में कोशिका अपने आप को तैयार करती है एम प्रावस्था के लिए। एस प्रावस्था सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यहाँ पे डीएनए का प्रतिकृतियन होता है, और मैं आपको बता चुका हूं एग्जैक्टली प्रतिकृतियन का मतलब कॉपी करना होता है। ये 11 घंटे की होती है, ये 8 घंटे की होती है, 4 घंटे की होती है, और लास्ट प्रावस्था जो होती है वो होती है 1 घंटे की। दोस्तों फिर अगर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हमने एक ये वाली बात की थी। मैंने आपसे एक ही बात, बस एक ही बात के ऊपर मैंने आपको पॉइंट किया था। मैंने आपसे बोला था कि अगर कोई आपसे पूछता है कि, ध्यान से सुनना, अगर कोई आपसे पूछता है कि गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी, तो आप उससे बोलेंगे गुणसूत्र की संख्या बराबर क्रोमोसोम की संख्या, मतलब इसका मतलब सेंट्रोमियर की संख्या। बिल्कुल सही समझे, मतलब जितने सेंट्रोमियर होंगे उतने ही क्रोमोसोम होंगे। यहाँ पे अगर सामने आप डायग्राम में देख रहे होंगे तो आपको कितने सेंट्रोमियर दिख रहे हैं, दो, तो क्रोमोसोम भी दो हैं। यहाँ पे दो हैं तो क्रोमोसोम भी दो है, तो वहां पे कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको एक चीज बताई थी, एन और सी का मतलब। मैंने बोला था एन का मतलब गुणसूत्र संख्या और सी का मतलब होता है डीएनए की मात्रा। एक बात और जो मैंने आपसे बोली थी, मैंने कहा दोस्त मेरे से आगे बस एनसीईआरटी मत पढ़ना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पॉइंट, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक होंगे जिन टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, और हर एक टॉपिक के अंदर कुछ ना कुछ नया जरूर मिलने वाला है आप लोगों को। बोलो क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? 100%? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल। अब जरा समझते हैं। देखो एनसीईआरटी ने बीच बीच में कुछ भी टॉपिक डाल रखे हैं, मगर अपन वैसे नहीं चलेंगे। अपन ऐसे चलेंगे जैसे मैं आपको चला रहा हूं। तो मैं पूरा लेक्चर और पूरा चैप्टर आपको करवाने ही वाला हूं, वहां दिक्कत नहीं है, मगर मैं कुछ चीजें आगे पीछे करने वाला हूं, क्योंकि एनसीईआरटी ने कुछ चीज बीच में डाल दी जो बीच में डालने की अभी जरूरत नहीं है। अभी अपन बस फ्लो के साथ चलेंगे। अभी अपन ने जो प्रावस्था पढ़ी है उसके जस्ट आगे वाली प्रावस्था को बस अपन को करना है, और वहीं पे अपन चलने वाले हैं। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था कि कोशिका कैसे चलेगी। तो कोशिका के अंदर सबसे पहले अब क्या हो गया, समसूत्री विभाजन के अंदर कोशिका आएगी अंतरावस्था के अंदर। अंतरावस्था, अंतरावस्था का मतलब एक ऐसी कोशिका जो अभी अभी तैयार होकर आई है, एक ऐसी कोशिका जो जीवन प्रावस्था में आई है, एस प्रावस्था में आई है, सभी प्रावस्था में आई है, तो वो होता है इंटरफेस। तो दोस्तों इंटरफेस का मतलब होता है अंतरावस्था। तो सबसे पहले हम यही अंतरावस्था के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर अंतरावस्था क्या होगी। देखो अंतरावस्था के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और देखो रटना नहीं है इसमें, इसमें जैसा मैं बोलूं बस वैसे ही करना जाना है। अंतरावस्था में आपके पास एक कोशिका थी, सर बिल्कुल सही बात है। कोशिका के अंदर आपके पास एक केंद्रक उपस्थित था, सर बिल्कुल सही बात है। क्या ये चीजें ठीक है आपके पास अंतरावस्था में? बिल्कुल सही बात है। मैं जैसे जैसा बोल रहा हूं ना बस वैसे वैसे मैं मार्क भी आपको करने वाला हूं, कुछ भी ऐसी चीज नहीं लिखवाऊंगा जो मैंने आपको बताई नहीं है। देखो ये क्या है, ये है हमारे पास कोशिका झिल्ली, ठीक सर, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका झिल्ली के बाद ये जो अंदर आपको दिख रही है ये है केंद्रक झिल्ली, सर ये भी बिल्कुल सही है अर्चित सर, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव्य है, बिल्कुल सही, और केंद्रक द्रव्य के अंदर आपको मिलेंगे आपके गुणसूत्र, सही बात है, ठीक है। तो यहां पे मैं गुणसूत्र भी बना देता हूं, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। ये एग्जैक्टली क्रोमेटिन है, क्योंकि मैंने बोला था कि क्रोमेटिन संगठित होकर क्रोमेटिड का निर्माण करते हैं।
बोलो बात सही है। अगर आपको याद हो तो मैंने एक और चीज के बारे में आपको बताया था जिसे हम बोलते हैं तारककाय। तो मैंने बताया था कि जो तारककाय होते हैं, ध्यान से सुनना, जो तारककाय होते हैं वो क्या करते हैं, तर्कु तंतु से जुड़ते हैं। याद आया, कोशिका वाले चैप्टर में भी अपन ने ये वाली बात पढ़ी थी। सर बिल्कुल सही है। तो ये जो अपन ने दो बनाए, मान लो यहाँ पे ये दोनों क्या है, ये दोनों है तारककाय। बोलो, क्या यहां तक सभी लोगों को बात क्लियर है? केंद्रक के अंदर एक और चीज होती है जिसे हम बोलते हैं केंद्रिका, तो वो भी अपन यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं कि ये अपन ने एक चीज बना दी, ये अपन ने एक चीज बना दी जिसे हम बोलते हैं केंद्रिका। बोलो, केंद्रिका को न्यूक्लियोलस बोलते हैं, वहां पे कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलो बात सही है क्या? तो मैं बोल सकता हूं कि अंतरावस्था एक ऐसी प्रावस्था है जिसके अंदर G1S और G2 प्रावस्था आती है, जिसके अंदर कोशिका अपने आप को विभाजन के लिए तैयार करती है। यही बात थी, ठीक है, लिख देता हूं। यह है प्रावस्था G1S G2 प्रावस्था होती है, जिसमें कोशिका स्वयं को विभाजन के लिए तैयार करती है। बोलो बात सही। ये पहली प्रावस्था क्लियर है जिसे हम अंतरावस्था कहते हैं। तो अंतरावस्था में कोशिका ने अपने आप को विभाजन के लिए तैयार कर लिया। सर बिल्कुल सही बात है। अब दोस्त ये तो हमारे पास पहली हो गई अंतरावस्था, ठीक है सर। अब अंतरावस्था के बाद कौन सी प्रावस्था आती है? अंतरावस्था के बाद दो प्रावस्था आती है, जिस प्रावस्था को हम क्या बोलते हैं, जिस प्रावस्था को हम बोलते हैं एम प्रावस्था। और मतलब एम प्रावस्था में कौन कौन सी प्रावस्था होती है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक बात है। तो अब यहां पे अगली प्रावस्था कौन सी आएगी? एम प्रावस्था। और मैंने आपसे बोला था कि जो एम प्रावस्था होती है, इस एम प्रावस्था को हम आगे कुछ प्रावस्थाओं में बांट देते हैं। कौन कौन सी प्रावस्था है? ये रही, ठीक है। इस प्रावस्था में पहली प्रावस्था जिसे हम बोलते हैं प्रोफेज, एक प्रावस्था होती है जिसे हम बोलते हैं मेटाफेज, एक होती है जिसे हम बोलते हैं एनाफेज, और एक और होती है जिसे हम बोलते हैं टीलोफेज। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? अब बेटा प्रोफेज को भी मैं दो फेज में बांट सकता हूं। जो पहले होगी वो अग्र प्रोफेज, जो बाद में होगी वो पश्य प्रोफेज, ठीक है। तो प्रोफेज को भी हमने आगे जाके फिर से दो प्रावस्थाओं में बांट दिया है। मेटाफेज को भी दो प्रावस्था में बांट दिया है। एनाफेज को भी दो प्रावस्थाओं में बांट दिया है। बस, ठीक है। कौन कौन सी होती है जरा देख लेते हैं। एक होती है अग्र प्रोफेज, एक होती है पश्य प्रोफेज। अग्र का मतलब होता है अर्ली, और इसका मतलब होता है लेट प्रावस्था। बोलो बात सही है। यही बस सबको आपको याद रखने हैं। तो ये भी मैंने इसको कॉपी कर लिया, एक वही अग्र प्रोफेज, ये भी सॉरी अग्र मेटाफेज और अग्र एनाफेज, ठीक है सर। ऐसे ये पश्य, तो यहाँ पे सॉरी बोलो क्या पॉइंट क्लियर? यहां तक कैसा भी कोई भी डाउट? सो मेरे ख्याल से लगभग सारे के सारे लोग अब समझ चुके होंगे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये चार प्रावस्था हमारे पास होती है। मैंने याद करने का तरीका बताया था आपको, अगर आपको याद हो तो। मैंने बोला था आप याद करना पीएमटी, प्री मेडिकल टेस्ट से, और यहाँ पे एट ए टाइम की बात कर रहे हैं तो बस ये लगा देंगे। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज हो गई। इसमें अगर प्रोफेज होती है पश्य प्रोफेज, अगर मेटाफेज पश्य मेटाफेज, अगर एनाफेज पश्य एनाफेज, बस ऐसे। और लास्ट में आती है टीलोफेज प्रावस्था।
बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? अब हम हर एक चीज को देखेंगे। अहम प्रावस्था में सबसे पहले अपन प्रोफेज प्रावस्था के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे आती है अहम प्रावस्था में सबसे पहले क्या आती है? प्रोफेज। और अगर आपको याद है तो मैंने अभी अभी बताया कि प्रोफेज को दो प्रावस्थाओं में बांट देते हैं। आपने भी बोला था हाँ सर बिल्कुल सही है, दो प्रावस्था में बांट दो सर प्रोफेज को। कौन कौन सी प्रावस्था है प्रोफेज की? जिसमें एक प्रावस्था है जिसे हम बोलते हैं अग्र प्रोफेज और एक प्रावस्था है जिसे हम बोलते हैं पश्चिम प्रोफेज। बोलो सही है क्या? 100%? यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है? नहीं सर। ये कौन सा हो गया? ये होगा अग्र प्रोफेज। और सब डायग्राम से याद होगा, देख लेना आपको। और ये होगा पश्चिम प्रोफेज। मैं डायग्राम के अलावा आपको कुछ भी करवाने ही भी नहीं वाला हूं, केवल और केवल डायग्राम और कुछ भी नहीं। आप खुद ये कह दोगे अर्षित सर डायग्राम से हमने थ्योरी क्लियर करना सुना था, मगर आज हमने थ्योरी क्लियर कर दी है। देखते हैं जरा, क्योंकि देखो एक एक करके मैं चीजें बताऊंगा तो शायद चीजें और आसान हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहले आपको पता लग गया कि कोशिका ने अपने आप को तैयार कर लिया विभाजन के लिए। बस आपको और कुछ भी काम नहीं करना है। विभाजन के लिए जो आपने कोशिका को तैयार किया उसी को ही हम आगे लेके चल रहे हैं। तो जरा चलते हैं, देखो कैसे था। सबसे पहले आपने ऐसे बनाया था ये चीज। ठीक है, इसके अंदर आपने केंद्रक बनाया था। डन है, ठीक है। अब आपने यहां पे बनाए थे गुणसूत्र, एक था हरा और एक था पिंक। ठीक है, देखो अब एक तो बना लो हरा और एक बना लो पिंक। बोलो बात सही? ठीक है, इन दोनों के बीच में एक चीज अब आपको दिखानी पड़ेगी जो होगा सेंट्रोमियर। क्योंकि अब कोशिका विभाजन के लिए अपने आप को तैयार कर चुकी है, तो अब कहीं ना कहीं आपको विभाजन आगे करना ही करना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और यहां पे एग्जैक्टली आपको दो दिखेंगे जिसे हम बोलते हैं तारककाय। तो ये तारककाय एक यहां बना दो और एक यहां बना दो। हर सर आपने पहले से थोड़ा सा अलग किया है? हाँ, क्यों किया है? क्योंकि अब ये मूव कर रहे हैं ध्रुवों की तरफ, एक ऊपर की तरफ जाएगा एक नीचे की तरफ जाएगा। बोलो बात सही है? यहां तक कोई भी दिक्कत है तो पहले तो बता दो। नहीं? अब देखो जरा क्या क्या काम होते हैं, मैं जरा समझाता हूं। इस वाले डायग्राम के अंदर जो मैंने सबसे पहले आपको डायग्राम बताया है, इस डायग्राम में होता क्या है, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं बस वैसे वैसे आपको याद रखना है। सुनो, सबसे पहले तो केंद्रक के अंदर आपको ध्यान होगा, मैंने बनाया था केंद्रिका। तो यहां पे धीरे 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 तो केंद्रिका होगी वो विलुप्त होगी। तो पहला पॉइंट तो यही है, केंद्रिका धीरे धीरे विलुप्त होती है। और पता है दोस्त क्यों होती है ये विलुप्त? ये विलुप्त इसलिए होती है क्योंकि अभी इसका काम ही नहीं है। आपको बेसिकली एक कोशिका से दो कोशिका तैयार करनी है, तो अभी इन चीजों का जिनका भी काम नहीं था ना, उन सारी चीजों को अब आपको हटा देना है। तो जैसे ही वो सारी चीजें हट जाएंगी तो अब बेसिक आपका वही मोड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। दूसरा, जो केंद्रक झिल्ली होती है, हाँ, वो भी धीरे धीरे विलुप्त होने लग जाती है। अरे सर क्या बात है! हाँ बेटा देखते रहो, देखो डायग्राम में तभी तो मजा आएगा। जैसा मैं बोल रहा हूं, जैसा मैं बना रहा हूं, वैसा मैं नीचे लिख रहा हूं। तो दूसरा पॉइंट, अरे यार, दूसरा पॉइंट, केंद्रक झिल्ली धीरे धीरे विलुप्त होना। केंद्रक झिल्ली का धीरे धीरे विलुप्त होना। बोलो बात सही है? तीसरा पॉइंट, जो तारककाय होते हैं वो ध्रुवों की तरफ जाते हैं, ये ध्रुव है, तो तारककाय कहां जाएंगे? ध्रुवों की तरफ। तो अगला पॉइंट, तारककाय का ध्रुवों की तरफ जाना। रटना ही नहीं है, जैसा डायग्राम में वैसा ही करवा रहा हूं। तारककाय का ध्रुवों की ओर जाना। और यहां पे जो क्रोमेटिन था उससे गुणसूत्र तो अभी बना नहीं प्रॉपर, मगर प्राक गुणसूत्र यानी कि गुणसूत्र से पहले वाली स्थिति बन गई। तो अगला पॉइंट, क्रोमेटिन से या क्रोमेटिन के संगठन से, क्रोमेटिन के संगठित होने से प्राक गुणसूत्र बनना। गुणसूत्र का निर्माण।
बोलो भाई, क्या यहां तक पहला पॉइंट सभी लोगों को क्लियर है? मैंने प्रोफेस को ही दो अलग अलग फेज में डिवाइड कर दिया, बस मैंने और कोई ज्यादा काम किया ही नहीं, बस प्रोफेस को ही दो फेज में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब अग्र प्रोफेस तो हमारा हो गया, अब आती है बात पश्च प्रोफेस पे। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो वही आपने केंद्रक बना लिया है, ठीक है। केंद्रक के बाहर आपने यहाँ पे कोशिका झिल्ली बना ली थी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब सबसे पहले तो देखो क्या काम करना है, जो आपकी केंद्रिका थी वो विलुप्त हो जाती है, ऐसे ही बना दिया। तो केंद्रिका का विलुप्त हो जाना, पहले स्टार्ट हुई थी अब विलुप्त हो गई, तो पहला पॉइंट केंद्रिका का विलुप्त हो जाना। बोलो बात सही। दूसरा पॉइंट यह है कि जो आपकी केंद्रक झिल्ली है ये भी अब गायब हो जाएगी, लगभग लगभग कुछ बचेगी नहीं, थोड़ा बहुत टुकड़े दिखेंगे तो दिखेंगे, नहीं तो केंद्रक झिल्ली भी गायब हो जाएगी। अब आपको केंद्रक झिल्ली से भी कोई काम नहीं है, देखो केंद्रक झिल्ली भी मैंने लगभग लगभग गायब कर दी, तो केंद्रक झिल्ली का विलुप्त हो जाना, ठीक है सर। जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही लिखा है मैंने, मैं कोई उल्टा पुल्टा नहीं लिख रहा, डायग्राम में जो है वो थ्योरी में है। तो केंद्रक झिल्ली का विलुप्त हो जाना, बोलो बात सही। अगला पॉइंट, जो तारककाय होंगे वो कहां जाएंगे, ध्रुवों की ओर लगभग पहुंच जाएंगे। तो तारककाय मान लो एक यहां बैठा दो और एक यहां बैठा दो, और मैं बोल देता हूं तारककाय ध्रुवों के समीप, ठीक है सर। तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया, लिख दो ना जब क्लियर है तो। बताओ इससे आसान है क्या कोई टॉपिक, ऐसे ही घबरा रहे थे। तारककाय ध्रुवों की ओर, बोलो बात सही। जो प्राग गुणसूत्र थे अब इससे गुणसूत्र बन गए, वही जो मैंने आपको बनाए थे, देखो ऐसे। बोलो सही है। तो क्या बन गए, प्राग गुणसूत्र से गुणसूत्र का निर्माण। बोलो बात सही। अगली चीज, एक और बहुत शानदार चीज होती है दोस्त इसमें, जो अंतःपद्रवी जालिका होता है, गोल्जिकाय होता है, वो इस प्रावस्था में लगभग पूरे गायब हो जाते हैं, क्योंकि अब हमें उनका काम है ही नहीं। हमारा जो बेसिक फोकस है ना दोस्त, वो हमेशा गुणसूत्र पे है। तो अंतःपद्रवी जालिका और गोल्जिकाय का विलुप्त होना, ईआर वे गोल्जिकाय का विलुप्त होना। ईआर और गोल्जिकाय दोनों चीजें लगभग लगभग गायब हो जाती हैं। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? मैंने बोला था कि थ्योरी को अगर आपको करना है तो बस डायग्राम को फोकस करो, आपको कहीं भी दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको ये याद है तो फिर आपको सब याद है, तो आपको बस डायग्राम देखना है जो मैंने बनाया है, तो आपको थ्योरी देखनी भी नहीं है। क्या देखोगे बताओ थ्योरी में? लगभग सब कुछ अपना डायग्राम में क्लियर होना चाहिए। ऊपर जो डायग्राम में बना रखा है बस वही थ्योरी है दोस्त, और कुछ भी नहीं है। क्लियर है? डन है दोस्त? यहां तक लगभग मेरे ख्याल से दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। साथ साथ यहाँ पे एक और काम होता है, वो होता है तर्कु तंतु का निर्माण हो जाता है। तर्कु तंतु एक ऐसे संरचना होती है जो कहीं ना कहीं गुणसूत्र से जुड़ने में हेल्प करती है। तो आप ऐसे बना सकते हैं, तर्कु तंतु जिसे हम स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। डन, डन है दोस्तों। यहां तक लगभग मेरे ख्याल से मेरे सारे दोस्तों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हमने अभी तक क्या काम किया है। हमने सबसे पहले जो प्रावस्था थी, उस प्रावस्था के अंदर हमने कोशिकाओं को तैयार कर लिया था, जो थी अंतरावस्था में। अंतरावस्था में क्या क्या चीजें हुई लगभग हमको सारी बात क्लियर है, मगर हम आगे चल रहे हैं जो है प्रोफेस प्रावस्था। प्रोफेस प्रावस्था के अंदर जो कोशिका है उसके अंदर सबसे पहले केंद्रक झिल्ली को गायब करना है आपको। आपको जो क्रोमेटिन है उससे आपको गुणसूत्र बनाने हैं। तर्कु तंतु जो होता है इसका आपको निर्माण कर देना है, तो तर्कु तंतु जो होते हैं इनका आपको निर्माण कर देना है। तो ये तर्कु तंतु है जिनका आप निर्माण कर देते हो।
बोलो बात सही है। और बेटा तरकु तंतु के चारों तरफ आपको स्टार की तरह कुछ संरचना जो साथ में तारक केंद्र के चारों तरफ स्टार के समान जो संरचना दिख रही है, इस संरचना को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रल किरण। क्या होती है अभी जरा मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा। तो यहां पे ये जो किरण दिख रही है ये है एस्टर किरण, इसे हम एस्ट्रल रे भी कहते हैं। डन, यहां तक पॉइंट क्लियर? ठीक है सर, आपने प्रोफेस पूरा करवा दिया, बिल्कुल सही बात है सर। अगला फेज कौन सा है? अगला फेज है मेटाफेज। दो प्रकार का होगा, अग्र और पश्य। ठीक है, आ जाओ फिर। अगला जो फेज होता है वो हमारे पास कौन सा है? दैट इज द मेटाफेज। और मैंने आपसे बोला मेटाफेज को भी हम आगे दो प्रावस्थाओं में डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आपको करना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल करेंगे, ये लो। ठीक है सर। सर मेटाफेज के कितने प्रकार हो गए बेटा? दो प्रकार हो गए। ठीक है, एक हो गया अगर मेटाफेज और एक हो गया पश्चिम मेटाफेज। अगर मेटाफेज और एक हो गया पश्चिम मेटाफेज। डायग्राम बनाएं, क्योंकि आपको पता है थ्योरी को अपन डायग्राम से क्लियर करेंगे। बिल्कुल सर, आ जाओ भाई। पहले तो एक व्हाइट कलर का गोला तो आपको बनाना ही बनाना है, क्योंकि कोशिका झिल्ली तो आपको मिलेगी मिलेगी। ठीक है, आपने यहाँ पे बनाए थे दो प्रकार के गुणसूत्र, शायद एक हरा था और एक उस तरीके का था। हाँ सर बिल्कुल सही है। तो एक गुणसूत्र मान लो ये हरा कलर का है, ठीक है, ऐसे बना लो। और एक गुणसूत्र ये मान लो कौन सा था? पिंक कलर का था ना एक। हाँ जी, ये रहा। ठीक है, व्हाइट कलर से आपने ये बना दिए थे। क्या है जानते हो ना सर? सेंट्रोमियर है ये तो। बिल्कुल सही बात है, बोलो बात सही है। अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट था जो तारक केंद्र है, हाँ, वो आपके लगभग लगभग ध्रुवों की ओर पहुंच रहे हैं। ठीक है, एरो बना दो, रटना नहीं है। ठीक है, आपको याद होगा कोशिका वाले चैप्टर में आपने एक और भी पॉइंट पढ़ा है सर। क्या? कोशिका वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि सेंट्रोमियर के दोनों ओर काइनेटोकोर पाए जाते हैं, जो कि हुक के समान या डिस्क के समान संरचना होती है। तो ये जो है ये है काइनेटोकोर। सर कोशिका वाला चैप्टर हर्षित सर कितना काम में आ रहा है? वो आएगा ही आएगा भाई। ठीक है, चारों तरफ इसके एस्टर किरण है। दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा एस्टर किरण का रोल क्या होता है? ये तारक केंद्र को स्थायी करने का कार्य करता है, कि तारक केंद्र खुद भी स्टेबल रहे। क्योंकि देखो तारक केंद्र को भी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, ध्यान से सुनना। एक चीज और थी जिसका नाम था तरकु तंतु। तो जो तरकु तंतु है वो निकलेंगे, देखो इससे ये जुड़ेंगे जुड़ेंगे जुड़ेंगे, यहां जुड़ गए। ये काइनेटोकोर से ये यहां जुड़ गए। ये यहां से ये जुड़ेंगे, ये जुड़ेंगे, यहां जुड़ गए। और ये जुड़ेंगे, ये जुड़ेंगे, यहां जुड़ गए। अब ध्यान से सुनना जरा मेरी क्या बात है। जो आपका तारक केंद्र दिख रहे हैं, इनका बेसिक रोल क्या होता है? तारक केंद्र का बेसिक रोल है कि तरकु तंतु, यानी कि एक धागा कुछ ऐसे फेंकना जो कि काइनेटोकोर से जुड़ जाए। बोलो बात सही है? अब तुम खुद समझने की कोशिश करना। मान लो एक लड़का तो ये खड़ा हुआ है मेरे पास में यहाँ पे, और एक लड़का बहुत दूर खड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसने भी मुझे रस्सी से बांध रखा है, इसने भी मुझे रस्सी से बांध रखा है। ये जो मेरे बहुत पास है ये भी मुझे खींच रहा है, जो दूर है वो भी मुझे खींच रहा है। तो क्या मैं अगर कमरे में हूं तो क्या मैं बीच में आऊंगा? नहीं, मैं उस स्थिति में बिल्कुल बीच में आऊंगा जिस स्थिति में यहां वाला बंदा भी समान दूरी पे होगा, वहां वाला बंदा भी समान दूरी पे होगा। तो मैं बिल्कुल सेंटर में आऊंगा। सर बिल्कुल सही बात है। अभी गुणसूत्र बिल्कुल सेंटर में आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो तारक केंद्र है वो अभी प्रॉपर ध्रुवों पर पहुंचे ही नहीं। अब देखो ध्यान से देखना, इस तारक केंद्र का इस गुणसूत्र के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा आकर्षण होगा, इस तारक केंद्र का इस गुणसूत्र पे थोड़ा सा ज्यादा आकर्षण होगा। इसका मतलब गुणसूत्र दोनों मध्य में आएंगे ही नहीं, बीच में इधर उधर कहीं ना कहीं पड़े रहेंगे। तो यहां पे दो तीन पॉइंट लिख रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना क्या होता है यहां पे। सबसे पहली बात, तारक केंद्र ध्रुवों के समीप, तारक केंद्र लगभग ध्रुवों पर। बोलो पहला पॉइंट क्लियर? दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट यह है कि तारक केंद्र से तरकु तंतु जुड़े होते हैं। ये तरकु तंतु है, ये तरकु तंतु है, स्पिंडल फाइबर। तो तरकु तंतु का एक सिरा तो काइनेटोकोर से और एक सिरा तारक केंद्र से जुड़ा हुआ। अगला पॉइंट है
तरकु तंतु का एक सिरा काइनेटोकोर से व एक सिरा तारक काय से जुड़ा होता है। बोलो बात सही है? कोई दिक्कत है क्या यहां पर किसी को भी? कैसी भी नहीं, आराम से, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखो एक चीज तो आपको दिख रही है कि यहाँ पे केंद्रक द्रव्य तो है ही नहीं, तो गुणसूत्र कहां पर है? कोशिका द्रव्य में। हाँ सर, ये वाली बात भी सही है। गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में उपस्थित। बोलो डन है, क्लियर। अब आ जाओ जरा, पश्चिम मेटाफेज क्या होती है? पश्चिम मेटाफेज का मतलब, अब आपको एक जरूर काम कर रहा है। देखो मेटा का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी बोलती है कि जो मेटा होता है ना, इसका मतलब होता है बीच में, यानी कि आप चीजों को बीच में ले आओ, यानी कि गुणसूत्र को बीच में ले आओ। तो देखो गुणसूत्र बीच में कैसे आएंगे? वापिस से आपने ये बना लिया, ठीक है। जो तारक केंद्र थे वो बेटा ध्रुव पर पहुंच गए, एक ऊपर पहुंच गया, एक नीचे पहुंच गया। तारक केंद्र के चारों तरफ आपको एस्टल किरण है जो तारक केंद्र को स्थायी बनाती है, बिल्कुल सही बात है। ये भी एस्टल किरण है जो तारक केंद्र को स्थायी बनाती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ठीक है। गुणसूत्र है वो मध्य पट्टिका पर आ गए। क्यों आ गए गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर? आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब गुणसूत्र पर बराबर बल लग रहा है दोनों ही तारक केंद्रों का। ये आ गया, ठीक है, एक आ गया ये, ठीक है। बीच में सेंट्रोमियर। सर बहुत बढ़िया, बताओ दिक्कत नहीं आ रही ना? मैंने बोला था डायग्राम बस याद होगा तो आप थ्योरी आराम से कर पाओगे। ये है काइनेटोकोर। सर बहुत बढ़िया, जोड़ दो इसको स्पिंडल फाइबर से, तरकु तंतु से। सर जोड़ दिया। बोलो बात सही है? सो मैं पॉइंट लिख देता हूं जरा फिर से। पहला पॉइंट, तारक केंद्र ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। गुणसूत्र मध्य में उपस्थित, गुणसूत्र मध्य में उपस्थित। बोलो बात सही है? और ये गुणसूत्र जो मध्य में उपस्थित होते हैं ना दोस्त, ये बिल्कुल जो मध्य में गुणसूत्र उपस्थित है, हाँ, इसे हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। तो ये जो होती है ना, इसे हम मेटाफेज प्लेट बोलते हैं, क्योंकि मध्य में है ये। तो लिख देता हूं ये क्या है? ये है मेटाफेज प्लेट। बोलो डन है? कितना आसान है बताओ। प्रोफेज के अंदर क्या हुआ? प्रोफेज के अंदर केंद्रक झिल्ली गायब, केंद्रिका गायब, सारे के सारे कोशिकांग गायब, क्रोमेटिन से प्राग गुणसूत्र और फिर गुणसूत्र बन गए। सही है। मेटाफेज के अंदर ओवरऑल क्या हुआ? मेटाफेज के अंदर जो तारक केंद्र थे वो ध्रुवों पर पहुंच गए और गुणसूत्र जो है वो मध्य पट्टिका पर आ गए। दैट्स इट, खत्म बात। और कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है ज्यादा। डन भाई? मेटाफेज क्लियर सब लोगों को? कोई लोड, कोई डाउट नहीं? 100% आगे चल सकते हैं, ठीक है। अब अगली फेज बताओ कौन सी होगी? सर अगली फेज होगी एनाफेज। वाह सर, सर हमें तो लग ही नहीं रहा है अर्षित सर, टॉपिक ही पूरा हो गया। देख लो ना, बताओ दिक्कत आई क्या? मैंने बोला था मैं नहीं आने दूंगा भाई दिक्कत, मगर तुम लोग में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सोचते होंगे अरे यार ये टॉपिक इतना मुश्किल है अर्षित सर, इतना आसान कैसे हो गया? टॉपिक बेटा आसान ही था, ये कभी भी मुश्किल नहीं था टॉपिक। तुम लोगों ने टॉपिक को मुश्किल बना लिया, पता नहीं क्यों। और हमेशा बेटा लेक्चर को इस हिसाब से देखा करो कि किसी भी लेक्चर में मैंने जितना पढ़ा दिया बस उतना बढ़िया होना चाहिए वो लेक्चर, ठीक है। लेक्चर के ड्यूरेशन से कभी भी लेक्चर अच्छा नहीं होता। हमेशा लेक्चर अच्छा होता है कि लेक्चर में कितना अच्छा कंटेंट आपको दिया गया है। तो सबसे पहले तो देखो ये तारक केंद्र यहां पर है, ठीक है। इसके ऊपर एस्टल किरण है जो इसको स्थायी बनाती है, क्योंकि ये जब स्थायी होंगे तभी तो ये गुणसूत्र को करेंगे काम। अब देखो जरा क्या होता है, ध्यान से सुनना। यहां पर आपको कितने गुणसूत्र दिख रहे हैं? 2। यहां पर कितने गुणसूत्र दिख रहे हैं? 2, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या सेंट्रोमियर की संख्या से काउंट की जाती है, ठीक है। मगर दोस्त मेटाफेज के बाद जो एनाफेज होती है वहां क्या काम होता है? वहां काम ये होता है कि जो सेंट्रोमियर होता है इसका विभाजन हो जाता है।
और ये तेरी सच में, हाँ। अब ध्यान से सुनना, एनाफेज में जो असली काम होता है वो क्या आता है, वो आता है सेंट्रोमियर का विभाजन। असली काम तो यही है, सेंट्रोमियर का विभाजन हो रहा है। बोलो बात सही। अब देखो, अगर मान लो सेंट्रोमियर का विभाजन हो गया तो देख ध्यान से सुनना, ये सेंट्रोमियर था, हाँ, ये सेंट्रोमियर था, हाँ सर बिल्कुल सही है, ठीक है। ये हरे कलर का गुणसूत्र देखो विभाजित हो गया, ठीक है। ये भी हरे कलर का गुणसूत्र विभाजित हो गया, वाह सर, क्योंकि मैंने पहले ऐसे ही तो बनाया था, ये ऐसे, तो ये ऐसे विभाजित हो गया, तो ये एक ऊपर चले गया, एक नीचे चले गया, और कोई फर्क नहीं है, सही है, ठीक है। ऐसे ही पिंक कलर का था, बिल्कुल सर, देखो यहां पे ए बना दो, यहां पे ए बना दो, डू गॉट इट सर, और यहां पे ये कर दो, और यहां पे ये कर दो। बोलो बात सही है क्या, कोई दिक्कत आई क्या यहां तक? नहीं। तो पहला काम तो हो गया, सेंट्रोमियर का विभाजन हमने कर दिया, पहला काम, सेंट्रोमियर का विभाजन। अच्छा बायोलॉजी दोस्तों एक बात और बोलती है, बायोलॉजी कहती है कि सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर गुणसूत्रों की संख्या है। तो यहां पे गुणसूत्र की संख्या 2 ही है, 4 हो गई? सर गुणसूत्र तो 4 हो गए, क्योंकि सेंट्रोमियर देखो सफेद सफेद वाले 4 हैं, तो गुणसूत्रों की संख्या 4, यानी कि यहां पर एनाफेज में एक काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनाफेज में क्या? गुणसूत्र संख्या डबल हो जाती है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? 100%। अब होगा क्या, जरा ध्यान से समझना। अब होगा ये कि आपने जरा सुना था कि वो तर्कु तंतु, अब तर्कु तंतु काइनेटोकोर से जुड़े होंगे, तो देखो एक काइनेटोकोर ये रहा, एक काइनेटोकोर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, सही है काइनेटोकोर, बिल्कुल। ये तर्कु तंतु है, ये तर्कु तंतु इससे जोड़ दो, ये तर्कु तंतु इससे जोड़ दो, ये इससे जोड़ दो, और ये इससे जोड़ दो। सर बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं क्या यहां पर एक बात बोल सकता हूं क्या? मैं एक बात ये बोल सकता हूं कि यहां पर ओवरऑल, ध्यान से सुनना, यहां पर ओवरऑल जो तर्कु तंतु हैं, अब वो गुणसूत्र को अपनी ओर खींच रहे हैं, तभी तो 2 कोशिकाओं में जाएंगे गुणसूत्र, ठीक है। तो लिख रहा हूं, तर्कु तंतु द्वारा गुणसूत्र का ध्रुवों पर जाना, गुणसूत्र का ध्रुवों पर जाना। बोलो बात सही है क्या? 100%। अब ध्यान से जरा मेरी एक बात और सुनो, दो जब तर्कु तंतु खींचेंगे गुणसूत्र को, तो ऊपर वाले 2 गुणसूत्र तो ऊपर जाएंगे, नीचे वाले 2 गुणसूत्र नीचे आएंगे, ठीक है। तो क्या ये डायग्राम ऐसा बना सकता हूं क्या? सर कैसा? देख लो ना, तुम देख लोगे तो तुम खुद कह दोगे हाँ सर ये तो डायग्राम से ही थ्योरी चल रही है। मैंने बस कहानी सुनाई है आपको, बताओ मैंने कुछ रटाया क्या? नहीं, मैंने बस कहानी सुनाई ना आपको। हाँ, तो बस आपको भी बस एक कहानी तो याद रखनी और कुछ भी नहीं रखना, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। देखो ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है, ये हरे वाला ये बना दो, ये हरे वाला ये आ गया, ये पिंकी पिंकी ये है, ये पिंकी पिंकी ये है। बस डायग्राम में ही देख लो, मेरे को बस टाइम लग रहा है, क्यों? क्योंकि मैं कलर का ध्यान रख रहा हूं कि आपको कलर से सब कुछ समझ में आ जाए। बताओ क्या मजा आ गया क्या? तो क्या मैं लिख सकता हूं कि गुणसूत्र ध्रुवों के अधिक नजदीक आ गए अब? सर बिल्कुल सही है। मध्य से देखो दूर आ गए ना? सर बिल्कुल, लिख दो गुणसूत्र ध्रुवों के नजदीक। अगला पॉइंट दोस्तों, क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि तर्कु तंतु देखो पहले बड़े थे, मगर जैसे जैसे गुणसूत्र पास आएंगे तो तर्कु तंतु छोटे हो जाएंगे? सर लिख दो सर, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। तो तर्कु तंतु का छोटा होना, बोलो बात सही। अब जरा एक बात और सुनो बेटा, मान लो मैंने तुम्हारे सामने ये एक पेन रखा है ना, इस पेन का ये हुक सबको दिख रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे धागा बांध दिया है ना, और इसको ऐसे रख दिया तुम्हारी ऐसे तुम्हारी तरफ, ठीक है। अब मैं इसको खींच रहा हूं, तो धागा जिस साइड बंधा हुआ है वो हिस्सा मेरी तरफ आएगा,
भाई तभी तो खींचूंगा, ये यूं तो आएगा नहीं, ये यूं मुड़ के यूं आएगा मेरी तरफ। बोलो बात सही। अब सुनो, ध्यान से अगर देखोगे तो हो क्या रहा है, ये जो गुणसूत्र की भुजा है ये तो मध्य की ओर है। ये गुणसूत्र की भुजा तो मध्य की ओर है, मगर जो सेंट्रोमियर है ये ध्रुवों की तरफ है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? अरे सर क्या बात, लिख दो ना फिर इसको। गुणसूत्र भुजा मध्य की ओर और सेंट्रोमियर ध्रुवों की ओर। बताओ क्या पॉइंट क्लियर? मजा आ गया यहां तक? कोई दिक्कत नहीं? ऐसे बहुत सारे तर्कु तंतु वैसे लगे होते हैं, साइड में भी ऐसे तर्कु तंतु आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कोशिका के अंदर ये सब कुछ चीजें ऐसे ही बटी हुई होती है। तो ऐसे बहुत सारे तर्कु तंतु आपको देखने को मिलेंगे साइड बाय साइड ऐसे ऐसे। डन है? बताओ कोई दिक्कत नहीं? अगला फेज कौन सा है फिर बताओ? सर अगला फेज तो हर्षी सर टीलो फेज है। बिल्कुल, एना फेज के बाद जो अगला फेज है वो है टीलो फेज। इसमें कोई अर्ली और लेट नहीं है, ठीक है? क्या होगा? ये आपका क्या था जानते हो? ये क्या है? तारक काय है, ठीक है। यहां पे केंद्रक झिल्ली पुनः आ जाएगी। अरे सर अब समझ में आ गया। हाँ, पता है इसे क्या बोलते हैं? सर क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रिवर्स प्रोफेज। प्रोफेज का उल्टा होता है टीलोफेज में, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं रिवर्स प्रोफेज। तो रिवर्स प्रोफेज में जो प्रोफेज में किया था उसका उल्टा कर दो। प्रोफेज में क्या किया था? प्रोफेज में केंद्रक झिल्ली को गायब कर दी थी, यहाँ पे केंद्रक झिल्ली आ गई है। अरे सर क्या बात है। हाँ, जो बोल रहा हूं वही लिख रहा हूं, देखो। केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका का पुनः प्रकट होना। केंद्रक झिल्ली आई गई और अंदर क्या आ गई? केंद्रिका। लो बना दो। वाह सर मजा आ गया। मैं कुछ और लिखूंगा ही नहीं। एक चीज नहीं दिखा सकता, मगर वो विलुप्त किए थे, अंतःपेद्दा विजलिका और गोल्जी का है, गायब कर देते, यहां आ गए। मतलब बनाऊंगा नहीं, मगर याद रखना ईआर व गोल्जी का है पुनः प्रकट होते हैं। बोलो बात सही है? ठीक है। अगली चीज दोस्तों, जो गुणसूत्र अभी आपने बना लिए थे, हाँ, प्रोफेज के अंदर तो आपको पता है गुणसूत्र गुणसूत्र थे ही नहीं। प्रोफेज के अंदर तो ये क्रोमेटिन के रूप में थे, यानी कि गुणसूत्र वापस अपनी विशेषता छोड़कर क्रोमेटिन के रूप में ही बदल जाते हैं। तभी तो रिवर्स प्रोफेज है। लिख देता हूं, गुणसूत्र पुनः असंगठित होकर क्रोमेटिन में बदल जाते हैं। बोलो बात सही? थोड़ा सा समझाने के लिए डायग्राम में बस मैं आपको बता रहा हूं कि ये मान लो ये आ गया, ठीक है, 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 ये सेंट्रोमियर बना दो, क्योंकि तुम्हें आइडिया रहेगा कि दो गुणसूत्र हैं इसमें भी। बोलो डन है? कहीं कोई दिक्कत, कैसी भी कोई बात तो फटाफट से बता सकते हो आप। मजा आ गया यहाँ तक? पक्का? चलो दोस्तों आगे, इतने पढ़ में कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, अब हमारा एक प्रावस्था तो पूरी हो गई। क्या? केंद्रक द्रव्य विभाजन तो हमने कर लिया। अब अगर ध्यान से देखोगे तो कोशिका द्रव्य विभाजन कर दोगे तो एक कोशिका से दो कोशिका बन गई। प्रारंभ में कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 2 थी, देखो संतति में भी 2 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, काम हो गया। ठीक है सर, मजा आ गया सर। तो अगला क्या है? अगला है कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन, ठीक है।
अब बेटा कोशिका द्रव्य विभाजन दो कोशिकाओं में अलग अलग होता है, पादप में अलग और जंतु कोशिका में अलग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में बोलो बात सही, चालू करें, ठीक है। जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन खांचन विधि के द्वारा होता है, ठीक है। खांचन विधि द्वारा, खांचन को बोलते हैं फरो। ये क्या होता है, तुम्हें अगर किसी दोस्त ने ये बोला कि मेरे को आधा पेज दे दे, तो तुम ऐसे बीच में यूं करते हो, पेज को ऐसे ऐसे करते हो, तो पेज के बीच में ऐसे आपको एक लाइन नहीं दिखती, वही जो पेज के बीच में लाइन दिखती है उसी को ही हम खांचन कहते हैं। सर बहुत ही बढ़िया। तो देखो ये था तुम्हारा क्या, ये था तुम्हारा कोशिका, बिल्कुल सही है। कोशिका के अंदर ये आपके पास दो केंद्रक थे, बिल्कुल, अरे भाई रुक जाओ ना, दो केंद्रक थे, बिल्कुल सही बात है। केंद्रक के बाद ये तारक काय था, बिल्कुल सही बात है। तारक काय के बाद ये गुणसूत्र थे, बिल्कुल सही है सर, मजा आ गया। अच्छा, ये केंद्रिका थी, बिल्कुल सही है। ये हमने गुणसूत्र बना दिया, सर मजा आ गया। अब क्या होगा, खांचन विधि में क्या होता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट मैंने कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ाए थे वो मध्य में आ जाते हैं। अरे सर हाँ बेटा, हो गया देखो काम। माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट मध्य में आके व्यवस्थित हो जाते हैं। लो भैया क्या बात है सर, ये हो गया ऊपर वाला माइक्रोट्यूब्यूल, और जो नीचे वाला है ये है माइक्रोफिलामेंट। ये दोनों कोशिका के मध्य में आके व्यवस्थित हो गए, ठीक। अब होता क्या है बेटा, खांचन विधि कैसी होती है कि दोनों तरफ, जैसे ध्यान से देखना, ये जो आपने बना रखा है ना, तो दोनों तरफ का मतलब ये ऐसे है, हाँ, दोनों साइड से देखो ऐसे ऐसे कोशिका विभाजित होती है, ये बन गई दो, यानी कि दोनों साइड से। यहां से भी अब कोशिका जैसे ये बन गया ना, हाँ, तो अब होगा क्या, जरा ध्यान से सुनना। इस चीज को मान लो मैं यहां से कॉपी करके और यहां बना देता हूं एक और, ठीक है सर, बिल्कुल सही है। ये जो मेरे को हटाना है वो फटाफट से हटा देता हूं, सर बिल्कुल सही बात है। अब जरा ध्यान से सुनना, देखो क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा साइड में कर दूं, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से सुनना क्या हो रहा है, यहां पे दोनों साइड से, इस साइड से भी और इस साइड से भी कोशिका ऐसे ऐसे अंदर की तरफ विभाजित होती है। धीरे धीरे ये और विभाजित होगी, मान लो ये रही, और अंदर की तरफ विभाजित होगी ये, तो फाइनली एक कोशिका दो कोशिका में विभक्त हो जाएगी। सर मजा आ गया, मजा आ गया तो डायग्राम बना दो, लो। ये बनाया, ये बनाया, मैं एक ही क्वेश्चन बना देता हूँ, दोनों अपने आप ही बन जाएगी, क्यों, तो बनाई तो चलो दोनों, है ना। ये हम्म 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 ना 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 बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या, कितनी कोशिका बन गई, दो कोशिका बन गई। यही हमारा एक टॉपिक था जो था जंतु कोशिका में विभाजन किसके द्वारा होगा, खांचन। ये खांचन चल रही है दोनों तरफ से, खांचन विधि के द्वारा एक कोशिका से दो कोशिका बन गई, और ये दोनों कोशिका कौन सी कोशिका है, संतति कोशिका, संतति कोशिका। मात्र कोशिका में गुणसूत्र कितने थे, दो, यहां पे भी देखो दो दो हैं, यही तो समसूत्री विभाजन है। वाह सर क्या बात है, बोला था ना आसान है, सर सच में बहुत ही आसान है ये तो। अब सेम टू सेम आपको करना है यहाँ पे, किसके लिए, जंतु कोशिका हो गया, तो बी पॉइंट है आपके पास जो है पादप कोशिका। अच्छा सर ये भी, हाँ बेटा करना तो देखो सारा ही है ना, छोड़ना तो बेटा कुछ भी नहीं है। तो पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन कैसे होगा वो भी तो पढ़ना है, ठीक है सर पढ़ा दो ना। लो बेटा, हम तो बेटा तैयार बैठे हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम बस पढ़ने वाले बनो। ये लो, पादप कोशिका के अंदर आपको पता है कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो इसलिए थोड़ा विभाजन करने का तरीका अलग है, ठीक है। ये बनाया, हाँ, दो केंद्रक बना दिए, अरे भाई
दो केंद्रक बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। इनमें गुणसूत्र बना दिए। अब तो मैं एक ही कलर से कैसे दिखा देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, तुम असली चीज तो समझ ही गए। ये सेंट्रोमियर है, ये भी दिखा दो। ये तारक का है, ये भी दिखा दो। तो अच्छा, तारक का तो होता ही नहीं है पादप कोशिका में, ये भी और बढ़िया बात हो गई। चलो ये ऐसे हो गया, बोलो बात सही। अब पादप कोशिका में क्या होते हैं, गोल्जी काय जो होता है ना, वो मध्य में आकर व्यवस्थित हो जाता है। बोलो बात सही है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, जो गोल्जी काय होता है वो मध्य में आके व्यवस्थित हो जाता है। तो मैं भी व्यवस्थित कर रहा हूं, ये रहा, ठीक है, लिख भी देता हूं। गोल्जी काय, और पादप में गोल्जी काय को क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। मध्य में व्यवस्थित हो जाता है, इसे फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। बोलो बात सही है। तो गोल्जी का सबसे पहले क्या होगा, मध्य में आकर व्यवस्थित हो जाएगा, और इस संरचना को हम क्या बोलेंगे, फ्रैग्मोप्लास्ट कहेंगे। डन है बात, पहला पॉइंट क्लियर। जैसे ही गोल्जी का मध्य में व्यवस्थित हो जाता है ना दोस्त, वो अंतःप्रद्रवी जालिका और तर्कु तंतु को बुला लेता है, कह रहा भाई लोग तुम भी आ जाओ फटाफट से यहाँ पे। तो गोल्जी का जैसे ही मध्य में आकर व्यवस्थित हो जाएगा, वैसे ही वो दो चीजों को और बुला लेगा। देखो ये मान लो यही डायग्राम को ले लेता हूं, इसी डायग्राम को, तो यही अगर मैं डायग्राम ऐसे ले लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं इस डायग्राम को, तो क्या होगा जरा ध्यान से देखना। गोल्जी का मध्य में आकर आ गया, तो यहां पे दो चीजें और आ जाएंगी, जिसमें एक मान लो मैं ऐसे बना रहा हूं, जो है अंतःप्रद्रवी जालिका, ईआर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। बीच में ये क्या है सर, गोल्जी बॉडी है, बिल्कुल सही है। और यहां पर लास्ट एक और चीज आती है, जो आती है तर्कु तंतु। तो किनारे पर यहां पर एक और चीज नीचे की तरफ आके व्यवस्थित हो जाती है, दो होते हैं तर्कु तंतु। ये तीनों चीजें आ जाती है। बोलो बात सही है। इन तीनों चीजों को मिला के हम एक नाम बोल देते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेल प्लेट। डन है, कोई दिक्कत है नहीं। अब जरा ध्यान से मेरी एक बात सुनना, अगर आप जंतु कोशिका के अंदर विभाजन देखोगे, तो जंतु कोशिका के अंदर विभाजन कहां से कहां की ओर हो रहा है, अंदर से बाहर हो रहा है या बाहर से अंदर हो रहा है। सर बाहर से अंदर की ओर विभाजन हो रहा है, ठीक है। तो विभाजन कैसा है, बाहर से अंदर की ओर। बोलो बात सही है। और जंतु कोशिका में जब ये माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट दोनों जुड़ जाते हैं ना, तो इन दोनों संरचनाओं को मिलाकर, इन दोनों संरचनाओं को मिलाकर हम एक नाम बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं मिड बॉडी। ये छोटे छोटे नाम है, एनसीईआरटी में है नहीं, मगर तुम याद रखना। मगर पादप कोशिका के अंदर, पादप को ध्यान से सुनना, पादप कोशिका के अंदर अब क्या होगा, पादप कोशिका के अंदर विभाजन अलग है। जंतु कोशिका में विभाजन बाहर से अंदर की ओर हो रहा है, बाहर से अंदर की ओर। इसी प्रकार के विभाजन को जो बाहर से अंदर की ओर होता है, इसे हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल। बोलो बात सही। मगर पादप कोशिका के अंदर जो विभाजन होगा, वो होगा अंदर से बाहर। अब अंदर से बाहर देखो, मैं बाहर से अंदर का विभाजन तो तुम्हें बता सकता हूं, मगर अंदर से बाहर का तो होगा नहीं ना। तो अंदर से बाहर का तुम्हें याद रखना है कि ऐसे हो रहा है, देखो अंदर से बाहर की ओर विभाजन हो रहा है। बोलो बात सही है। तो मैं लिख देता हूं कि विभाजन जो हो रहा है अंदर से बाहर, और इसे ही हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। बोलो बात सही है, कोई दिक्कत यहां तक। अब क्या होगा, अब तो पता ही है तुम्हें, एक कोशिका से दो कोशिका बनकर जाएगी, काम खत्म अपना, अपन को यही पढ़ना था। एक कोशिका से दो कोशिका, ये एक कोशिका बना लो, एक ही बना देता हूं, उससे दूसरी बन जाएगी, ठीक है। इसके अंदर केंद्रक बना लो, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र बना लो, क्या कहते हैं, ठीक है। ये तारक बना लो, सेंट्रोमेर दिखा दो, तारक तो कह रहूंगा ही नहीं, केंद्रिका होगी, सही है। ऐसे ही दूसरी कोशिका और बना दो, हो गई एक से दो, यही तो बनानी थी हमें। एक से कितनी बन गई, दो कोशिका, संतति कोशिका बन गई, कोई लोड ही नहीं है।
अब बच्चे कहते हैं भैया हर्षित सर कितना मुश्किल टॉपिक है। अब तुम खुद बता दो क्या टॉपिक मुश्किल है क्या? अगर टॉपिक मुश्किल होता, मैं पहले भी बोल रहा हूं, टॉपिक मुश्किल होता तो मैं तुम्हें पढ़ाता ही नहीं। तुम खुद देखो, मतलब मैंने बस एक कहानी सुनाई है तुम्हें, तुम अगर ध्यान से अगर इस चीज को देखोगे तो तुम खुद ये कह दोगे कि हर्षित सर इससे अच्छी कहानी हो नहीं सकती। मतलब इतनी प्यारी कहानी मैंने आज तुम्हें सुनाई है कि तुम खुद ये कह दोगे हर्षित सर इससे आसान कहानी हो ही नहीं सकती। ये बात तो हम आपकी मान गए। आपने बोला था कि टॉपिक आप बड़ा आसान बना दोगे, मगर हर्षित सर सच में टॉपिक बड़ा आसान है। ये तो इस टॉपिक में ऐसा कुछ है ही नहीं। हमें तो लग रहा था ये कैसे होगा, इसमें तो क्या होगा क्या नहीं होगा। अब तुम खुद देख लो क्या टॉपिक मुश्किल है क्या? तुम खुद कह दोगे हर्षित सर इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। सबसे आसान टॉपिक बना दिया आपने इसको, और देखो है भी आसान दोस्त। मैं कभी भी तुम्हें ऐसा नहीं कह रहा कि मुश्किल था टॉपिक, ये था वो था, नहीं। क्यों था भाई मुश्किल? नहीं है मुश्किल, कुछ भी मुश्किल होता ही नहीं है बॉटनी के अंदर। बॉटनी के अंदर लगभग सब कुछ बड़ा आसान है, बट करने वाला और कराने वाला होना चाहिए। क्या था अंतरावस्था में, आप लोग जानते हो। कोशिका ने अपने आप को तैयार कर दिया, तारक की डबल कॉपी हो गई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसके बाद होती है एम प्रवस्था। एम प्रवस्था में चार आती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज क्या होता है आपको पता है, दो पार्ट बांधिए, अग्र और पश्चिम। मेटाफेज अग्रपश्य, एनाफेज अग्रपश्य, और टीलोफेज तो टीलोफेज ही है, उसमें अग्रपश्य की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आता है प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर मेन आपको याद रखना है कि क्या होता है। प्रोफेज में मेन चीज है केंद्रक झिल्ली गायब, केंद्रिका गायब, अंधे प्रत्यवी जालिका, गोल्जिका सब गायब। जो क्रोमेटिन था वो प्राक गुणसूत्र और फिर गुणसूत्र में बदल गया। दैट्स इट, खत्म बात, और कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। सर मजा आ गया, ठीक। मेटाफेज के अंदर क्या होता है? मेटाफेज के अंदर जो तर्कु तंतु होते हैं वो सेंट्रोमियर के ऊपर काइनेटोकोर से बंधे होते हैं। जो तारककाय है वो ध्रुवों की ओर मूव कर रहे हैं। फाइनली तारककाय ध्रुवों पर पहुंच गए। जब तारककाय ध्रुवों की तरफ नहीं थे तो गुणसूत्र इधर उधर भटक रहे थे, मगर जैसे ही तारककाय ध्रुवों पे की ओर पहुंचे तो गुणसूत्र मध्य में आ गए। मध्य में ये रहा गुणसूत्र। अब मेरे को ये सही मान रखा है, इसने ही मान रखा है, ये भी मुझे खींच रहा है, ये भी मुझे खींच रहा है, तो गुणसूत्र दो भागों में विभक्त हो जाएगा, सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाएगा। वो अगली फेज है जिसका नाम है एनाफेज। एनाफेज में क्या हो रहा है? एनाफेज में सेंट्रोमियर का विभाजन हो गया, गुणसूत्र की संख्या डबल हो गई। अगर नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आए वो कौन सी फेज होती है जिसमें गुणसूत्र डबल हो जाते हैं? देखो अभी तक कितने गुणसूत्र थे? दो, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या सेंट्रोमियर की संख्या से। वाओ क्या लाइन है। ओके, तो देख लो, सेंट्रोमियर का विभाजन कर दिया, गुणसूत्र चार हो गए, पहले दो थे, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर, ये नीचे, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद टीलोफेज, जिसे रिवर्स प्रोफेज कहते हैं। जो प्रोफेज में किया उसको उल्टा कर दो। प्रोफेज में केंद्रक झिल्ली गायब के लिए आओ, प्रोफेज के अंदर क्रोमेटिन को कंडेंस करके गुणसूत्र में बदला, इसमें क्रोमेटिन में वापस बदल दो, क्योंकि कोशिका आप चाहती है अब रिलैक्स हो जाओ भाई साहब, अब टेंशन नहीं। वापस तारककाय ध्रुवों की ओर पहुंच गए, सब कुछ गोल्जिका, इंतरप्रदेश जालिका, सब कुछ वापस की वापस आ गई, कहीं कोई लोड है ही नहीं। बताओ दोस्त क्या कहते हो, मजा आया क्या? पक्का? कोई भी कैसी भी दिक्कत है क्या यहां तक? नहीं, मतलब मजा आ गया होगा इस टॉपिक के अंदर। तुम खुद कहोगे अर्ची सर यार सच में, मतलब हमें लग रहा था कि ये टॉपिक सच में बहुत मुश्किल है। तुम खुद बताओ क्या मुश्किल है क्या? मैंने बोला था दोस्त टॉपिक बड़े आसान है, पर टॉपिक को बस एक बार बस मेरे साथ पढ़ लेना। एनसीईआरटी तब पढ़ना जब मैं पढ़ाऊं, आगे मत भगना बस कभी भी एनसीईआरटी पढ़ने में कि मैं आज अर्चित सर से पहले एनसीईआरटी पढ़ के दिखाऊंगा। नहीं पढ़ना दोस्त तुझे, तुझे तब एनसीईआरटी पढ़नी है जब मैं तुझसे बोलूं। मैं बोलूंगा तो पढ़ लेना एनसीईआरटी, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं नहीं बोलूं तो एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि वो एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत जल्दबाजी करते हैं, मगर मैं फिर आपसे कह रहा हूं ना, एक बार अपना टॉपिक हो जाएगा तो मैं एनसीईआरटी तो खुद ही पढ़ाऊंगा ना तुम्हें। कोई पॉइंट अगर रह जाएगा तो मैं तुमसे खुद बोलूंगा, मैं कह दूंगा देखो ये वाला पॉइंट अलग था, मगर मैं कह रहा हूं मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, तब कुछ बचेगा ही नहीं। काम की चीज तुम्हारे नोट्स में होगी, उससे ज्यादा ही होगी, उससे कम नहीं होगी। बोलो क्या डन है क्या? मजा आया इस टॉपिक में? यहां तक पूरा का पूरा पॉइंट जो मैंने आज आपको बताया, क्या वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ? क्या समझ में आया कि प्रोफेज क्या है, मेटाफेज क्या है, एनाफेज क्या है, टीलोफेज क्या है? ये सारी की सारी छोटी छोटी बातें जो मैंने आज आपको बताई, क्या ये सारी बातें आपके दिमाग में अभी बैठ गई है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है दोस्तों, यहां तक लगभग पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब जरा सुनो। अब बेटा अगर आप लोगों को कभी भी आपको बात करनी है थोड़ी सी और भी आगे, तो आप पता है क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो कि पादप कोशिका के अंदर अगर देखा जाए तो भी विभाजन होता है। देखो आपकी तो लगभग सारी कोशिका विभाजन करती है, मगर बेटा हम लोगों की एक पर्टिकुलर टाइम के आने के बाद आपने देखा होगा हाइट रुक जाती है। ऐसा नहीं होता कि हम 10 साल में इतने हैं, 20 में इतने हुए, 30 में इतने, और 40 में भाई साहब तुम ऊपर थोड़ा सा मुंडी तुम्हारी फर्स्ट फ्लोर पे है, ऐसा तो नहीं होता ना। बहुत बढ़िया। तो हम लोग जरा ध्यान से एक बात सुनना कि पादप कोशिका में विशेष क्षेत्र ही, विशेष क्षेत्र की कोशिका
कि कोशिका विभाजन में सक्षम होती है, विभाजन में सक्षम होती है, उसे विभज्योतकी क्षेत्र कहते हैं। डन है। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं जो शायद आपने पहले भी देखा होगा किसी ना किसी क्लास में। जो देखो डायग्राम कुछ ऐसा है, 9th क्लास में शायद ऊतक वाला चैप्टर था कभी, तो वहां पे शायद आपने देखा होगा। बेटा पादप जो होता है ना वो इस प्रकार से होता है, मान लो तो ये पादप की शाखाएं होती है, ठीक है। तो पादप में एक क्षेत्र होता है जो होता है शीर्षस्थ विभज्योतक, शीर्षस्थ विभज्योतक, यहां की कोशिका विभाजन करती है, ठीक है। ऐसे ही शीर्षस्थ विभज्योतक पादप में नीचे भी होता है, यहां की भी कोशिका विभाजन करती है। बोलो बात सही। एक पादप में जहां पे शाखाएं निकलती हैं उस क्षेत्र को हम बोलते हैं नोड, और दो शाखाएं जहां से ये होते हैं नोड, पर्व संधि आपने सुनी होगी, और जहां से दो शाखाएं निकलती हैं उनके बीच में जो पाया जाता है उसे बोलते हैं अंतर्वेशी विभज्योतक। और एक दोस्तों आपने देखा होगा पादप की मोटाई में वृद्धि होती है जो होता है पार्श्व विभज्योतक। तो यहां से ये यहां तक ये है पार्श्व विभज्योतक। इंग्लिश में भी याद करवा देता हूं, इसे हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल का मतलब शीर्ष, और मेरिस्टेम का मतलब होता है विभज्योतक। इसे हम बोलते हैं इंटरकैलरी, और इसे हम बोलते हैं लेटरल। तो पादप दोस्तों यहीं से ही विभाजन करता है। पादप या तो अपने तने के शीट से विभाजन करेगा या जड़ के शीट से करेगा। तभी आपने देखा होगा, कभी भी आपने देखा होगा जो आंटियां नहीं होती जो चाय के बागान में चाय की पत्तियां इकट्ठी करती है, या तुमने माली को देखा होगा, तो वो क्या करते हैं अपने जो शीट्स होते हैं ना अपने पादप के, उन शीट्स को काट देते हैं। और शीट्स को काटने से फायदा क्या होता है, ऊपर नहीं बढ़ता पेड़, वो झाड़ियों के रूप में बढ़ता है। तो सेम होता है शीर्षस्थ, ये काट दोगे ना तो पेड़ ऊपर नहीं बढ़ेगा। दो शाखाओं के बीच में होता है इंटरकैलरी, और एक जो मोटाई में वृद्धि करता है वो होता है पार्श्व विभज्योतक। बोलो बात सही है दोस्तों। पादप यही तीन जगह होती है जहां से विभाजन करता है। तभी तुमने देखा होगा वो एक बॉलीवुड की पिक्चर नहीं थी फूल और कांटे, उसमें क्या है लड़का लड़की जो आते हैं यूं बाबू चलो, कह रहा क्या हो गया, बाबू तुम्हारा और मेरा नाम लिख के आऊंगा मैं कहीं, तो यहाँ बाबू का अब नाम लिख देता है फलाना ठिकाना। तो बेटा ऐसा थोड़ी ना 50 साल के बाद आएगा तो फलाना ठिकाना नाम ऊपर पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि पादप का अंतर्विषय इतना वृद्धि करता ही नहीं है, पादप में शीर्ष बहुत वृद्धि करता है। तो अगर वो यहां नाम लिखेंगे तो यहां से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है, मगर ये नहीं है कि भाई साहब 20 साल में वो सीढ़ी लेके आएंगे कि चलो बाबू अपना नाम तो थोड़ा सा ऊपर पहुंच गया है। ऐसा कभी नहीं होता है। बताओ क्या पॉइंट यहां से वहां तक क्या सब कुछ क्लियर है? 100%। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ गई? ऐसी कोई बात जो मैंने लिख दी हो कि हर्षित सर ये आपने क्या लिख दिया, ये तो सर बहुत अलग है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना? मजा आ रहा है ना टॉपिक में? आ जाओ जरा आगे। इतना सारा काम दोस्त पूरा जब हम कर लेते हैं तो हम लोग एक दो बातें और भी बोल देते हैं इस टॉपिक के लिए। सर वो क्या है? वो दोस्तों बात ऐसी है कि कई बार समसूत्री विभाजन जो होता है इसमें आपने देखा है केंद्रक द्रव्य विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन भी हो जाता है, हाँ, मगर एक ऐसा भी होता है जो मुक्त केंद्र की विभाजन होता है। सर ये क्या चीज है, आओ जरा देखते हैं। नाम है मुक्त केंद्र की विभाजन। सर समझाओगे नहीं क्या? अरे बेटा बहुत ताबड़तोड़ समझ में आएगा, देखो जरा क्या होता है इसमें। इस प्रकार के विभाजन में इसमें केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन नहीं होता है। अतः बहुकेंद्र की या बहुकेंद्रीय अवस्था प्राप्त होती है, अवस्था मिलती है। बोलो बात सही है? मतलब आपको समझ में आ गया होगा। मान लो ये कोशिका है, ठीक है, इसके अंदर मान लो बेटा ये केंद्रक है, ठीक बात, मगर कई बार क्या होगा कि कोशिका में केंद्रक जो होगा वो बेटा लगातार विभाजन करता रहेगा,
मगर कोशिका का विभाजन नहीं होगा तो क्या होगा? तो दोस्तों आपको बहुत सारा केंद्रक यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, बहुत सारा, देयर आर सो मेनी केंद्रक आर देयर, बहुत सारे केंद्रक आपको मिल जाएंगे। बोलो क्या पॉइंट क्लियर? मजा आ गया? तो ये बहु केंद्र की अवस्था है। और ये आपको कहां देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है अगर आपने नारियल कभी भी देखा है, नारियल, हाँ नारियल का पानी पिया है, हाँ दोस्तों ये वही है नारियल का पानी, उसे हम भ्रूणपोष बोलते हैं। जो नारियल का पानी होता है उसे बहुत सारे केंद्रक होते हैं। तो एग्जाम्पल नारियल पानी, कोकोनट वाटर। और ये क्या होता है? ये होता है भ्रूणपोष। आगे मैं बताऊंगा भ्रूणपोष क्या होता है, मगर अभी याद रखना है आपको। बताओ क्या कहते हो? क्लियर हुई ये वाली बात भी? बिल्कुल ताबड़तोड़, पॉइंट में कहीं दिक्कत नहीं आएगा, मगर बस मेरी बात सुनते रहना। सुनोगे तो देखो मैंने बोला था सुनोगे तो मैं सब कुछ समझा सकता हूं आपको, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, मजा आ गया, बहुत बढ़िया है। अब दोस्तों एक बात और समझना, एनसीईआरटी बोलती है कि समसूत्री विभाजन हमेशा कायिक कोशिकाओं में मिलता है, बाल की कोशिका इनमें, ठीक है? समसूत्री विभाजन हमेशा कायिक कोशिका में मिलता है। जैसे तुम्हारे बाल में, नाखून में, परंतु अपवाद स्वरूप यह मधुमक्खी की जनन कोशिका में भी पाया जाता है। अब ये कैसे होता है वो समझना। एनसीईआरटी तो इतनी ही लाइन लगती है, मगर मैंने बोला था मैं तुम्हें पूरा का पूरा याद करवा दूंगा। देखो बेटा, मधुमक्खी के छत्ते में ना 3 प्राणी होते हैं। एक होता है मेल जिसे हम बोलते हैं नैड्रोन, ठीक है? एक होती है श्रमिक मक्खी, श्रमिक, और एक होती है रानी मक्खी। बोलो बात सही है? श्रमिक मक्खी और रानी मक्खी जो दोनों की दोनों है, ये फीमेल है। रानी तो फीमेल होगी, तो श्रमिक मक्खी भी फीमेल है, मादा है दोनों। बोलो डन है? अब जरा ध्यान से सुनना, इसमें देखो क्या चीज है। एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आज मैं आपके सामने क्लियर करूंगा। देखो ये तो होता है नैड्रोन, ठीक है? एक होती है रानी मक्खी। श्रमिक मक्खी नहीं करती है जनन, रानी मक्खी कर सकती है जनन। श्रमिक मक्खी का तो बेटा एक ही काम होता है, तुमने अगर पत्थर फेंक दिया ना छत्ते पे, तो तुम्हारे पीछे ना नर भगेगा ना रानी भगेगी, तुम्हारे पीछे श्रमिक मक्खी भगेगी, यानी कि फीमेल भगेगी, वर्कर भी, ठीक है सर? नर ड्रोन के अंदर 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं कोशिका में, जबकि रानी मक्खी के अंदर 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। वाह सर, बहुत ही बढ़िया। तो मैंने क्या बोला? समसूत्री विभाजन हमेशा कायिक कोशिकाओं में होता है, मगर ये तो जनन कोशिका है, क्योंकि ये तो जनन करने के लिए है। हाँ, अपवाद स्वरूप इसमें पाया जाएगा। अब देखो जरा, ये 16 में दोस्त समसूत्री विभाजन होगा और 16-16 की 2 कोशिका बनेगी। इस 32 में अभी अपन आगे पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन, तो 16-16 बनेगा। अर्धसूत्री का मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। वाह सर, एक के बाद एक, बिल्कुल लिख दो। ये कौन सा विभाजन है? समसूत्री। और ये कौन सा विभाजन है? अर्धसूत्री। बोलो बात सही है? ठीक है। ये जो 16-16 है, जब ये 16-16 आपस में मिल जाएंगी तो कितने बनेंगे? 32। कौन सी अभिक्रिया होगी? निषेचन यानी कि जनन। और ये जो 32 है, इनसे ही दोनों चीज बनती है। क्या बनती है? श्रमिक मक्खी भी बनती है इससे, क्योंकि वो भी फीमेल है, और रानी मक्खी भी बनती है क्योंकि वो भी फीमेल है। बोलो बात सही है? तो श्रमिक मक्खी के पास भी 32 गुणसूत्र होते हैं, रानी मक्खी के पास भी 32 गुणसूत्र होते हैं, मगर नर ड्रोन के पास केवल 16 गुणसूत्र होते हैं। तो देखो यहाँ पे समसूत्री विभाजन मिल रहा है, जो कि नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री ही मिलता है। तुम्हारे और हमें भी तो ऐसा ही होता है। हमारे पास शुक्राणु में 23 गुणसूत्र, अंडाणु में भी 23 गुणसूत्र, तो मिलकर 46 वाला नया जीव बन जाता है। तो समसूत्री नहीं होता जनन कोशिकाओं में, मगर यहाँ पे देखो आपको समसूत्री भी मिल रहा है। एक और बहुत प्यारी चीज बताऊंगा। होता क्या है दोस्त, हम लोग ऐसा मानते हैं कि श्रमिक मक्खी भी बन गई, रानी मक्खी भी बन गई। अब आप कहोगे सर ये कैसे बनेगा नर ड्रोन?
ये ड्रोन कैसे बनेगा, ये तो बनाया नहीं सर आपने, कहीं से भी नहीं बनाया, कैसे बनेगा? सुनो, तुम लोगों ने कभी एक प्रकार का विशेष जनन कभी पढ़ा होगा, सर कौन सा? जिसे हम बोलते हैं अनिषेक जनन। वाह सर, ये तो पढ़ा है, अनिषेक जनन। इसे हम बोलते हैं पार्थेनो जेनेसिस। बिना निषेचन के ही नए ड्रोन का निर्माण होता है, बिना निषेचन के। और क्या बनता है यहां पे? नया ड्रोन। बताओ, मजा आया क्या? तो बिना निषेचन के नए ड्रोन का निर्माण ही अनिषेक जनन होता है। बिल्कुल सही है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्या सर कुछ नया नया बताओ ना सर, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक नई चीज सुनो। पता क्या होता है, जब रानी मक्खी मर जाती है तो ऐसी स्थिति में छत्ता खाली नहीं होता। जो श्रमिक मक्खी है इसके पास भी 32 गुणसूत्र होते हैं, मगर श्रमिक मक्खी के पास अंडे बनाने की कैपेसिटी नहीं होती। तो सारी श्रमिक मक्खी किसी एक श्रमिक मक्खी को चुनती है। हमारी रानी कैसी हो, ऐसी हो, हमारी रानी कैसी हो, ऐसी हो। रानी चुनी जाती है, और जब रानी चुन ली जाती है तो उस रानी को एक रॉयल जेली खिलाई जाती है। आगे कभी पढ़ाऊंगा, कभी और कभी टाइम पास नहीं हो रहा होगा तो बताऊंगा। एक रॉयल जेली है जो उस श्रमिक मक्खी को खिलाई जाती है, और जैसे ही वो रॉयल जेली खाती है कुछ समय के पश्चात उसमें अंडे बनने चालू हो जाते हैं। मतलब एक तरह से न्यूट्रिशन, नरिशमेंट मान लो कि जो श्रमिक मक्खी है, मान लो रानी मक्खी मर गई, अब जनन कैसे होगा? क्योंकि श्रमिक मक्खी तो जनन कर नहीं सकती, उसमें अंडे बनते ही नहीं है। तो बहुत सारी श्रमिक मक्खियों में एक रानी मक्खी चुनी जाती है, इलेक्शन ऐसा कुछ है ना। और वो जो रानी मक्खी होती है, श्रमिक मक्खी होती है, उसको रॉयल जेली खिलाते हैं, और रॉयल जेली खिलाने के बाद भाई साहब मस्त हो जाता है काम, कोई दिक्कत नहीं है, अंडे बनने चालू हो जाते हैं उस श्रमिक मक्खी में। क्या कहते हो? मजेदार चीज है ना। अच्छा, एक और बात बताता हूं, उसमें और मजा आएगा। कई प्रकार की मक्खियां होती है, मधुमक्खी। जैसे तुमने नाम कभी सुना नहीं होगा, मैं तुम्हें सुनाता हूं। मक्खियां होती है, जैसे एक होती है एपिस, ये वैज्ञानिक नाम है, एपिस डॉर्साटा। एक होती है एपिस इंडिका, एक होती है एपिस मेलिफेरा, एक होती है एपिस फ्लोरा। अगर कभी भी वैज्ञानिक नाम लिखते हो ना, तो कैरोलस लिनियस ने कहा था कि इनको अंडरलाइन करना है वैज्ञानिक नाम को, बिना अंडरलाइन के वैज्ञानिक नाम खराब होते हैं। इसमें से फिर डरपोक मक्खी तो पता है कौन सी है? एपिस फ्लोरा। डरपोक है, पत्थर उठाओगे भाग जाएगी। सबसे खतरनाक, वो देखा राउडी राठौड़ पिक्चर, उसमें वो मारता है उसके ऊपर भाई साहब, हाइट पे, पहाड़ पे जो लगी होती है मधुमक्खी का छत्ता, बहुत। डॉर्साटा। आसपास घर है तो छोड़ देगी, नहीं तो निकाल देगी तुम्हें। समझ रहे हो ना? बस वही है डॉर्साटा, छोड़ेगी नहीं। होम डिलीवरी फ्री। इंडिका इंडियन मोनाबीज बोलते हैं, इससे अच्छा हनी मिल जाता है। मेलिफेरा भी बहुत सही होती है हनी के लिए। डॉर्साटा पाली भी नहीं जाती, डॉर्साटा तो फिर डॉर्साटा ही है, देर साटे पे साटे, रैपट पे रैपट देती है डॉर्साटा। डॉर्साटा कहती है आओ लगाओ लाइन पे ले, आओ लगाओ लाइन पे ले। ये है डॉर्साटा। डॉर्साटा तो बेटा पूछो मत, मतलब सबसे ताबड़तोड़ जो है ना वो डॉर्साटा है। मतलब इससे ताबड़तोड़ तो कुछ है ही नहीं, ये उड़ा देगी। बोलो क्या कहते हो? समझ में आया? बिना निषेचन के बनेगा तो क्या बोलेंगे? अनिषेक जनन बोलेंगे, जिसमें बिना निषेचन के नए जीव का निर्माण होने लग जाता है। बताओ भाई क्या कहते हो? मजा आ गया? तो बस दोस्त यहां तक ही आपको करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आज। मतलब आप लोग कहेंगे कि अर्चित सर ऐसा कैसे, सर आज ये कैसे? तो मेरे ख्याल से मतलब यहां तक जितना भी आज अपन ने पढ़ा है वो बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। हर एक छोटी बात जो मैंने आज आपको बताई है, हर एक टॉपिक के बारे में आपको क्लियर होगी। आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि याद रखना अगर ये चीज आपको याद है तो फिर उसके बाद आगे अर्धसूत्री विभाजन में आपको कहीं कोई डाउट आएगा ही नहीं। इतना बस आप कर लेना। अगर आपने इतना कर लिया तो फिर उसके बाद कैसी भी किसी तरीके की कोई भी आपको दिक्कत होगी ही नहीं। क्या कहते हो? समझ में आ गया यहां तक लगभग सब कुछ? यहां तक जितनी भी बात मैंने बोली है, क्या हर एक बात, हर एक पॉइंट मेरे सारे दोस्तों को क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? समसूत्री विभाजन में अभी मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है बस यही आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी जब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा तब तक आपको नहीं पढ़नी है। प्लीज मैं बस मना कर देता हूं तो मत करना वो वाला काम। मतलब पढ़ाऊंगा तो मैं हूं ही ना, तो फिर मेरे से आगे क्यों ही पढ़ते हो? तो मेरे से आगे आपको एनसीईआरटी तब पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, मतलब मैं पढ़ाऊंगा तब पढ़ लेना, ठीक है? समसूत्री विभाजन और जो कोशिका चक्र था उसकी जितना भी पॉइंट मैंने आज आपको इस 3 लेक्चर में करवाया है ना, एक बार बस घोट लेना। याद रखना, अड़सूत्री उसको ही समझ में आएगा जिसको समसूत्री तक कोई दिक्कत नहीं है। और मैं फिर बोल रहा हूं, मैं डायग्राम से क्लियर कर दूंगा।
बड़ा मुश्किल लगता था ना समसूत्री विभाजन, देख लो हो गया। बड़ा मुश्किल लगता था अर्धसूत्री विभाजन, निपटा देंगे। ठीक है, तो अभी आगे वाले लेक्चर में समसूत्री विभाजन के महत्व भी पढ़ेंगे अपन, एनसीईआरटी भी अपन पढ़ेंगे, अर्धसूत्री विभाजन भी पढ़ाऊंगा, और एक और चीज है असूत्री विभाजन, वो भी आपको बिल्कुल मैं पढ़ाऊंगा। सो आशा करता हूं कि यहाँ पर जितना भी मैंने आपको बताया वो सब कुछ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। कमेंट कर दिया करो भाई, अच्छा लगता है अगर आप लोगों के कमेंट आते हैं तो। आप वहां पूछते रहते हो खाना खाया नहीं खाया, वो छोड़ो भाई, बता दिया करो मजा आ गया क्या, बॉटनी बोरिंग तो नहीं लग रही है। मैं लिटरली बस हमेशा एक चीज याद रखता हूँ कि कैसे भी करके टचवुड आपके लेक्चर का नुकसान नहीं हो। ठीक है, आपको बस लेक्चर मिले ताबड़तोड़, आप बस पढ़ते रहो, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो थैंक यू सो मच। 15 अगस्त की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहेगा, बाय बाय, टेक केयर।